Hello everyone. So today we are going to start the revision class for class 10th. तो क्लास 10th में हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है, राइट? फर्स्ट चैप्टर इज योर रियल नंबर. तो रियल नंबर्स में इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ओके, ये हमें जानना है. एल्गोरिदम ये हम लोग यूज करते हैं क्या निकालने के लिए? ये हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड HCF. ओके, HCF फाइंड करने के लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं. ओके, एक तो ये पार्ट हो गया. एक फिर इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ओके, फिर इसी दोनों से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं. ओके, फिर उसके बाद हम लोग एक प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन वाला पार्ट भी पढ़ते हैं. प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन, राइट? ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, रियल नंबर्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम देखते हैं. तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? तो एक वर्ड आता है विच वी कॉल लेमा. ओके, तो लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब होता है कि इट इज ऑलरेडी अ प्रूवन स्टेटमेंट. ठीक है, ऑलरेडी अ प्रूवन स्टेटमेंट होता है ये. स्टेट स्टेटमेंट, ओके, या इसको हम लोग फैक्ट के जैसे यूज कर सकते हैं, राइट? तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि अगर हम लोग जैसे इसमें अगर हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में बोले, ईडीएल जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, जैसे लेट्स सपोज कि अगर हम लोग 27 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट? तो 27 को 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आएगा? 5 टाइम्स 25 एंड रिमाइंडर इज 2, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग इसको 27 जो नंबर है विच इज कॉल्ड डिविडेंड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 टाइम्स 5 प्लस 2, राइट? ये हमेशा ट्रू होगा. किसी भी नंबर को अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा ये स्टेटमेंट जो होता है वो ट्रू होता है, राइट? तो यही हमारा लेमा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट बनता है वो क्या बनता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, ये स्टेटमेंट बनता है हमारे पास. तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं आएगा, राइट? रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा डिवाइजर से. ओके, और जीरो के बराबर आ सकता है, मतलब कि वो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा फिर. ठीक है, तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो इसी का मदद करते हुए हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम बनाते हैं. एल्गोरिदम मतलब कि एक प्रॉपर स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं ताकि हम लोग HCF निकाल सकें. तो इन जनरल अगर हम लोग HCF देखें तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं इन जनरल? जैसे लेट्स सपोज करो कि अगर हमें HCF फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ लेट्स सपोज 3 एंड 72. ओके, इन इसका अगर हमें HCF निकालना है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 72 को 3 से डिवाइड करते हैं, राइट? तो ये हमारे पास आता है कितना? 3 से 1 टाइम्स, ओके सॉरी 3 नहीं, एक और दूसरा नंबर ले, 24 ले लेते हैं चलो, या 24 ना लेकर के लेट्स सपोज हम लोग क्या लें, 16 लेते हैं चलो. तो 16 अगर हम लोग लिखें तो 16 से ये कितने बार में कैंसिल आउट होगा? 16 इंटू 5 80 होगा, तो 16 इंटू 4 64, राइट? तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा रिमाइंडर हमारे पास? रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 8. ओके, फिर ये जो हमारे पास अगला वाला जो रिमाइंडर बचता है वो नेक्स्ट वाले स्टेप के लिए क्या बन जाता है? डिवाइजर बन जाता है,
और जो पिछले वाला डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये 8 से 16 टू टाइम्स में, राइट। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इस तरीके से प्रोसेस हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 प्रोसेस में ही आ गया है। तो हमारे पास जो HCF मिलेगा इस नंबर का वो आएगा 8, है ना। ये हम लोग जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड कह सकते हो, या सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा हूँ, ये डिवीजन मेथड हो गया, राइट। इसी को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखें फैक्टराइजेशन मेथड में 72 और 16 है ना, तो 16 और 72 का प्राइम फैक्टर अगर करेंगे तो कितना आएगा। 72 का प्राइम फैक्टर 2 टाइम्स 36, 2 टाइम्स 18, 2 टाइम्स 9 एंड 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर ये आ रहा है, और 16 आ जाएगा 2 का पावर 4। तो हमें क्या निकालना था, हमें तो HCF निकालना था यहाँ पे। तो HCF इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, ये जो नंबर है हमारे पास, ये वाला नंबर हमारे पास 2 क्यूब है और ये वाला नंबर हमारे पास 2⁴ है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 के पावर में ही आ रहा है, दोनों के लिए कॉमन। लेकिन हाईएस्ट क्या मिलेगा हमें, 2 का पावर 3, है ना, जो कि इसमें भी है 72 में भी और 16 में भी, विच इज 8। तो ये HCF मिलेगा अपने को। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया निकालने के लिए, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इन दोनों नंबर का HCF निकालने के लिए। और इसी को अगर हम लोग मान लो बाय यूक्लिड्स डिवीजन, राइट, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बेसिस पे अगर इसी को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। ये DL लगाएंगे 72 और 16 के लिए। तो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 8, राइट। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है हमारा, राइट, जिसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, विच इज 8, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। हेयर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। सो अगेन वी कैन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो 16 है, राइट, वो हमारा डिविडेंड बन जा रहा है पिछले वाले स्टेप के लिए, दिस इज योर स्टेप 1। और अगले वाले स्टेप 2 के लिए ये जो 16 है, राइट, ये हमारा डिविडेंड बन गया। और जो पिछले वाले स्टेप में जो रिमाइंडर आया था वो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 इंटू 2, राइट, और प्लस 0, रिमाइंडर इस केस में 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है। तो जिस स्टेप के लिए हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है उस स्टेप में जो डिवाइजर है दैट इज योर HCF, ठीक है, दैट इज योर HCF, यही डिवाइजर था तुम्हारा। तो यहाँ पे HCF इज योर 8। इस तरीके से हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालने के लिए, जो कि सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वही मान लो अगर 3 नंबर रहता तो 3 नंबर के लिए हम लोग क्या करते, पहले जो 2 छोटे नंबर है उनका HCF निकालते हैं, राइट। जैसे मान लो A B C 3 नंबर का अगर हमें HCF निकालना है, जहाँ पे A B C इस तरीके से, मतलब कोई इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट, मतलब कोई सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो उसमें क्या करेंगे, जो 2 सबसे छोटे होंगे, राइट, पहले उसका HCF निकालेंगे, A और B का पहले HCF निकालेंगे। लेट सपोज इसका आ रहा है कैपिटल X, कुछ वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो वो वैल्यू जो भी आएगा HCF का, उसके बाद फिर हम लोग X और C का HCF निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा दिस इज योर फाइनल HCF, राइट। ये जो फाइनल Y जो भी आया है दैट इज योर फाइनल HCF ऑफ दिस 3 नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसमें HCF निकाल सकते हैं 3 नंबर के लिए, ओके। अब एक और चीज है यहाँ पे साइड में देख लेते हैं कि HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो A/B एंड C/D, इसका अगर हमें HCF निकालना है, राइट, HCF ऑफ दिस 2 नंबर जो कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है A/B और C/D, राइट। यहाँ पे जनरली जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 तो नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन कोई एक रैशनल नंबर होगा, राइट, P/Q के फॉर्म में जैसा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले HCF ऑफ द न्यूमरेटर
जो भी है नंबर्स न्यूमरेटर वाले उसका एचसीएफ निकालेंगे डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर में जो भी नंबर होंगे उनका एलसीएम, राइट। इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर जो भी होंगे एंड डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स होंगे उसका एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फ्रैक्शन वाले को एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर इसी में अगला पार्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ओके। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको शॉर्ट में हम एफटीए लिखते हैं, चलो। तो इसमें क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों, एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कैन बी expressed as, can be expressed as prime factorization या prime as a prime factors, ठीक है, यूनिकली, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखना कि ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर, राइट, ऑर्डर ऑफ फैक्टर जो भी आएंगे फैक्टर प्राइम फैक्टर्स में वो मैटर नहीं करता, डज नॉट मैटर। तुम चाहे 3 into 2 लिखो चाहे 2 into 3 लिखो, बात तो एक ही है, 6 ही आने वाला है, तो इसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो कोई भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर जिनका फैक्टर मोर देन 2 होता है, या वैसे नंबर जो प्राइम नहीं है, ठीक है। तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, जो कि प्राइम नंबर्स नहीं होते, राइट। तो लेट सपोज कि अगर कोई एक एन नंबर है, राइट, उसका फैक्टर आ रहा है सम p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4, इस तरीके से कितने भी आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स n तक लेकर के चलते हैं, चलो, ठीक है। तो ये जो हमारे पास P1 P2 P3 ये जितने भी आए नंबर्स वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यूनिकली प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखोगे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो P1 P2 P3 इस तरीके से जो नंबर आ रहे हैं, राइट। तो अब इसमें क्या है कि अगर मान लो कि कोई नंबर है, राइट, जैसे लेट सपोज करो p, तो p पे अगर मान लो कोई पावर भी डाल देते हैं p², अगर मान लो ये नंबर डिवाइड करता है, दिस p² डिवाइड्स दिस नंबर कैपिटल N, तो यहाँ से हम लोग इस थ्योरम से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ये इम्प्लीकेशन निकाल सकते हैं या ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये जो p है, राइट, ये पावर अगर इसका घटा भी दें तब भी वो n को डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड्स n ऑल्सो, राइट। एक एग्जांपल लेकर के देख सकते हो, जैसे कि लेट्स सपोज 25 है ना, 25 यानी कि 5², ये डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है 625 को, राइट। तो डेफिनेटली 5 जो है मतलब इसका एक पावर घटा भी दें तब भी वो डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि अगर 5² डिवाइड कर रहा है मतलब 5² इस नंबर का फैक्टर है 625 का, तो डेफिनेटली 5² मतलब 5 into 5, तो एक 5 जो नंबर आया यानी एक जो 5 फैक्टर आया वो भी तो डिवाइड कर रहा है ना 625 को, ये मतलब हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इन जनरल हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि p का पावर अगर मान लो n डिवाइड डिवाइड करता है इस नंबर कैपिटल N को, तो यहाँ से इम्प्लीकेशन क्या निकलता है कि अगर p का पावर n-1 करे तो वो भी डिवाइड करेगा n को, p का एक और पावर घटा दो तब भी वो डिवाइड करेगा n को, राइट। या फिर p का पावर घटाते चले जाओ, है ना, एक एक करके जितने भी पावर है लोएस्ट पावर तक, यानी कि कहाँ तक लेकर के आ सकते हैं, p का पावर 0 तक लेकर के, यानी कि 1,
राइट। और 1 तो सभी से सभी को डिवाइड करता है, सारे ही नंबर को। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे पास ये इम्प्लीकेशन होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, राइट। कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर प्राइम फैक्टर्स में अगर कोई भी प्राइम नंबर का अगर लेट्स सपोज कि अगर कोई पावर आ रहा है, तो वो पावर को अगर हम लोग कम करते जाएं, ठीक है, तो वो पावर को कम करते जाएं तब वो जो नंबर आएगा वो भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि 5 का क्यूब, राइट। तो 5 का क्यूब अगर मान लो 625 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 स्क्वायर भी डिवाइड करेगा 625 को, 5 सॉरी एक सेकेंड, ये 5 भी डिवाइड करेगा 625 को, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके हम लोग ये सारे रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका भी कॉन्ट्रडिक्शन वाला जो मेथड है ना, उसमें भी हम लोगों का ये यूज आता है, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। ओके, तो इसमें चलो एक कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे अगर मान लो, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन है क्या? हाँ, जैसे कि मान लो कि अगर मान लो मैं इस तरीके से कुछ पूछ रहा है ना, राइट, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर विच 6 raised to x, right, ends with 5, ठीक है। तो हमें ये पूछ रहा है कि 6 raised to x में जहां पर x कोई एक वैल्यू होगा, तो इसका अगर पावर रेस करें तो वो 5 से एंड करेगा क्या, ये पूछ रहा है। तो 6 का पावर 5, सॉरी 6 का पावर x वो 5 से एंड करना चाहिए, मतलब उसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 आना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो 6 का पावर x है ना, राइट, तो यहाँ पे हम लोग 6 का पावर x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 6 को लिख सकते हैं, और इस पे पावर x है, और इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x ऐसा बनेगा, राइट। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया, और उस पर पावर आ रहा है x, और x मतलब कोई भी नंबर होगा, जाहिर सी बात है इंटीजर ही होना चाहिए यहाँ पे, तो ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब देखोगे यहाँ पे 5 जो है वो तो प्राइम फैक्टर है, राइट। तो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी नंबर का, कंपोजिट नंबर का यूनिकली प्राइम फैक्टर हो सकता है। तो इसका तो सिर्फ यही फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे 5 के पावर में तो कुछ आ नहीं रहा है, राइट, यानी कि और यहाँ पे 5 का पावर 5 से एंड करने के लिए, अब ये नंबर जो है, एक लॉजिक ये भी देख सकते हो कि ये नंबर हमारे पास इवन है, राइट, और 5 से एंड करना मतलब कि वो नंबर ऑड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट, लॉजिकली अगर देखा जाए तो। बात समझ में आ रहा है? तो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट, हम लोग ये लिख सकते हैं कि 6 रेज टू एक्स को हम लोग यूनिकली इस तरीके से फैक्टर कर रहे हैं, और ऐसा फैक्टर करने की वजह से हमारे पास 5 का प्राइम फैक्टर तो कुछ आ नहीं रहा है, राइट, और प्राइम का फैक्टर भी नहीं आ रहा है, और साथ साथ यहाँ पर ये जो नंबर है, राइट, अब इसमें तुम कुछ भी पावर डालते चले जाओ तो वो हमेशा 6 से ही एंड होता चला जाएगा, राइट। 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो एक्स का वैल्यू, तो इस तरीके से तुम जितने भी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे हमेशा 6 से एंड होगा, 5 से कभी एंड नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या है, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर प्रूविंग वाले ही होते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के लिए अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो प्रूविंग वाले होंगे, राइट। जैसे होता है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n प्लस 1, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो इवन नंबर है, राइट, तो इवन नंबर का मतलब क्या है कि वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा,
राइट। तो 2 से डिविजिबल होगा तो उसमें रिमाइंडर, तो 2 से कुछ नंबर मल्टीप्लाई होगा, राइट, और उसका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि वो नंबर हमेशा 2n के फॉर्म में आएगा। और ऑड नंबर के केस में क्या होगा कि वो इवन से एक ज्यादा होगा या तो एक कम होगा, राइट। 2n+1 के फॉर्म में हो सकता है या 2n-1 के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ऐसे सिंपल एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे 2 है, तो 2 तो एक ऑलरेडी एक इवन नंबर है, तो उसमें अगर एक ऐड कर देंगे तो वो तो ऑड नंबर हो जाएगा, और एक घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, दोनों ही ऑड नंबर है। ठीक उसी तरीके से अगर मान लो 6 लेकर के चलते हैं, तो 6 हमारा क्या है, इवन नंबर है, जो कि 2 × 3 है। ओके, तो 2 × 3 6 आ रहा है। तो अब ये 6 आ रहा है, तो 6 में +1 करेंगे तो 7 भी मिल सकता है, और 6 में -1 करेंगे तो 5 भी मिल सकता है, ये दोनों ही ऑड है। बात समझ में आ रहा है। तो ये 2 × n वाला जो फॉर्म होगा वो इवन नंबर आएगा, 2n+1 या -1 होगा वो ऑड नंबर आएगा, राइट। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए, मेनली क्वेश्चन जो है इसके HCF LCM में तो ज़्यादा है, ठीक है, HCF और LCM के ज़्यादा हैं। जैसे मान लो ये सब टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप के, तो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे 2 bells, ठीक है, 2 bells toll at interval of 24 minutes, ठीक है, 24 minutes and 36 minute respectively. Okay, if they toll, question है, if they toll together at 9 AM, ठीक है, वो दोनों जो बेल है वो एक बार में, मतलब एक साथ 9 बजे बजते हैं, 9 AM यानी मॉर्निंग में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो पूछ रहा है कि कितने मिनट के बाद वो फिर से दोबारा एक साथ बजेंगे, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स डू दे टॉल टुगेदर अगेन एट द अर्लीस्ट, ठीक है। अर्लीस्ट इसलिए पूछा है क्योंकि जाहिर सी बात है, अब तो वो कभी ना कभी 2 बार, मतलब पहली बार तो बजेंगे ना कभी एक साथ, फिर उसके बाद भी बजेंगे, उसके कुछ देर बाद भी बजेंगे, मतलब कभी ना कभी कितने देर बाद वो पहली बार बज रहे हैं ये पूछा है ना, एक साथ। तो इसमें क्या है कि 2 बेल है ना, जैसे एक बेल 1 है, एक बेल 2 है। तो एक बेल जो है वो कितने इंटरवल पे बजता है, 24 मिनट पे और 36 यानी 36 मिनट पे। तो बेल 1 जो है वो 24 मिनट्स में बज रहा है, ठीक है, 24 मिनट्स के इंटरवल पे बज रहा है, ठीक है। तो पहला इंटरवल में 24, और ये पहला इंटरवल ये 36 मिनट में ले रहा है बजाने के लिए। फिर दूसरा इंटरवल जब आएगा तो 24 के बाद 48 मिनट्स में बजेगा, राइट, और ये 72 मिनट्स में बजेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 24 मिनट्स और आएगा, और ऐड होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 72 मिनट्स में बजेगा, और ये 36 यानी कि 108 मिनट्स में बजेगा, राइट। फिर इसके बाद और 24 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 696 मिनट्स में बजेगा, और ये 36 यानी कि 144 मिनट्स में बजेगा, राइट। फिर इसके बाद 24 और ऐड करेंगे, 120 मिनट्स में बजेगा, और ये 36 180 मिनट्स में बजेगा, राइट। तो इतने इतने इंटरवल्स में ये बजता चला जा रहा है ना। तो उसके बाद देखो, इसके बाद इफ दे टॉल टुगेदर एट 9 AM, अच्छा हाउ मेनी मिनट्स डू दे टॉल टुगेदर, ठीक है।
तो अब देखो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, ये जो है पहले इंटरवल में 24 मिनट्स लिया, ये 48 मिनट्स लिया, ये पहले इंटरवल में 36, फिर दूसरे इंटरवल में 72, और इस तरीके से ये चलता चला जा रहा है। तो अब इसमें देखो कि पहली बार वो दोनों एक साथ कब बजा होगा, जब दोनों का टाइम सेम लगा होगा बजने में। यानी कि देखो पहला क्या है कि एक तो 24 मिनट्स में बज गया बेल वन, ठीक है, और फिर ये कितने मिनट्स में बज रहा है, ये 36 मिनट में बज रहा है, ठीक है। फिर अगले 24, मतलब ये जब बजा था फिर उसके अगले 24 मिनट में, यानी टोटल 48 मिनट्स हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ बेल वन बजा, लेकिन बेल टू बजने में दूसरा बार कब बजेगा, वो 72 मिनट्स में बजेगा। फिर उसके बाद तीसरे बार जब बेल वन बज रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है, 72 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि ये वाला जो नंबर है, राइट, ये जो 72 है, ये वाला जो नंबर है ये 72 मिनट्स में दोनों ही बज रहा है, यानी कि 72 मिनट्स बाद बेल वन भी बज रहा है एंड 72 मिनट्स के बाद बेल टू भी बज रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो मल्टीपल है, ये जो है 24 के मल्टीपल में, यानी कि 24 मिनट्स के इंटरवल में बज रहा है, यानी 24 मल्टीपल्स आ रहे हैं इसके। ठीक उसी तरीके से बेल टू जो है वो 36 के मल्टीपल्स में बजता चला जा रहा है, यानी कि उसके इंटरवल में बजता चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका अगर हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लें, यही पूछ भी रहा था कि अर्लीस्ट यानी पहली बार दोनों एक साथ कब बज रहे हैं, पहली बार वो 72 मिनट्स में बज रहे हैं, ठीक है, 72 मिनट्स में वो दोनों एक साथ बज रहे हैं, राइट। तो इन दोनों का 24 और 36 का एलसीएम भी निकालेंगे तो वो 72 ही आएगा। तो 72 मिनट्स मतलब कितना हो गया, 60 मिनट्स मतलब 1 आवर प्लस 12 मिनट, राइट, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट के बाद बजेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 9 बजे अगर बजा है एक साथ, तो फिर 72 मिनट्स बाद ही वो बजेगा, यानी कि 10:12 में, राइट। आ रहा है बात समझ में? इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ठीक है, एक सेकेंड इसमें स्लाइड ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है क्या डायरेक्ट? इसमें डायरेक्टली स्लाइड ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ओके ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, इसमें यहाँ तक ही रहने देते हैं, और भी क्वेश्चंस होंगे इसके करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और फिर प्रूविंग वाले भी देखेंगे आगे, ठीक है। ओके ऑलराइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय।